हे यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एनकिंडल द यूथ। तो आज हम पढ़ सीखने वाले हैं कि आप अभी क्लास 10th में एंटर होने वाले हो गए हो, या फिर आपकी क्लासेस भी चालू हो गई हैं ना। तो अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट होता है कि हम किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। जैसे मैंने भी 10th पास कर ली है, मतलब अब होने ही वाली है पास। सो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, भी नया एक्सपीरियंस, इसलिए आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपके लिए भी बहुत एक अच्छी हेल्प हो जाएगी, आप लोगों की भी, है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अपनी मैथ्स पढ़े 10th के लिए, है ना। एक मैथ्स एक बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप्ड सब्जेक्ट होता है कि, है ना, मैथ्स कैसे पढ़ेंगे, है ना, क्या क्या इसके अंदर चैप्टर्स हैं, कैसे क्या रहता है, हम कैसे पढ़ें, हमें तो समझ में ही नहीं आता है मैथ्स, टीचर हमें कुछ समझाता ही नहीं है। बहुत से डाउट आपके मन में रहते हैं, है ना। तो उन्हीं को क्लियर करते हुए आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको मैथ्स 10th क्लास की स्टार्ट करनी है, अपनी ओवरऑल जर्नी बोर्ड्स तक या फिर किसी भी ओलंपियाड के लिए आपको कैसे पढ़ना है। देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि अपने मन में से ये डर हटा दो दैट हमारे बोर्ड्स हैं। वॉट बोर्ड्स हैं? बोर्ड्स कुछ भी नहीं हैं। देखो, कोई भी आपका एक एग्ज़ाम होता है, मान लो अगर इस स्कूल का एग्ज़ाम होता है ना। अब इस स्कूल के एग्ज़ाम में मान लो आपके बच्चे 200 बच्चे आपका एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना। अब देखो, उस बोर्ड्स का सिलेबस भी वही है जो आपके स्कूल के एग्ज़ाम का सिलेबस है। बस सिर्फ अब जो बच्चे हैं वो 200 नहीं रहकर 2 लाख हो जाएंगे, है ना, या फिर 20,000, या फिर जितना भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब लाखों में हो जाएंगे। तो कोर्स तो वही है ना, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ा? हमें सिर्फ ये फ़र्क पड़ा कि बस अब बच्चे ज़्यादा हैं, है ना। मतलब मेहनत तो हमें यहाँ पे भी करनी है, यहाँ पे भी करनी है। तो ये डर अपने मन में से हटा लीजिए कि ये बोर्ड्स हैं तो बोर्ड्स में कैसा होगा, कैसे क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यू गाइस, है ना। ये बात अपने पहले ही मन में से हटा दीजिए। बहुत बच्चे ये हाइप बना के बैठे रहते हैं कि 10th एंड 12th इतनी हार्ड होती है, इसमें बोर्ड्स होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यू शुड बी कंसिस्टेंट, दैट शुड बी द मेन गोल, है ना। बाकी बोर्ड्स में भी वैसे सिलेबस होता है जैसे स्कूल एग्जाम में होता है, बस इस बोर्ड्स में तो और इससे भी थोड़ा सा इजी ही लेवल होता है। ये बात ध्यान रख लेना, है ना। अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं वीडियो के। वजह आपको थोड़ा सा डर मेरे को हर एक वीडियो में उड़ाना ही पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ओवर है अब मेरे को लगने लग गया है। देखो, मैथ्स पढ़ने के लिए ना आपके पास मेरे हिसाब से 2 साधन होने चाहिए। एक ही साधन होना चाहिए, 2 साधन भी नहीं होने चाहिए। द वन एंड द फॉरमोस्ट थिंग टू स्टडी मैथ्स इन क्लास 10th इज़ आर डी शर्मा, है ना। केवल और केवल इसको सॉल्व करना है आपको। मैंने अपने पूरे 10th में सिर्फ आर डी शर्मा को सॉल्व करा है। आर डी शर्मा में आपको एन सी आर टी का लेवल मिलेगा, एन सी आर टी के लेवल के अलावा उसका हायर लेवल भी मिलेगा, है ना। आपको वेरियस क्वेश्चंस एक टॉपिक पे मिल जाएंगे। अब देखो, आरडी करने का एक फ़ायदा आपको बताता हूँ मैं, है ना। देखो, जैसे एनसीईआरटी होता है ना, आपके स्कूल वाले आपको सिर्फ एनसीईआरटी करवाते हैं, और ये आर डी शर्मा के क्वेश्चन वो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन या फिर आपके एग्जाम में टाप देते हैं, है ना। फिर आपको लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं था, ऐसा वैसा। अगर आर डी पढ़ के जाओगे ना तो स्कूल के मैथ्स के एग्ज़ाम में मेरी गारंटी है कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। अगर आपने आर डी कर ली तो डोंट लुक एट द साइज़ ऑफ द बुक, है ना। साइज़ ऑफ द बुक के पीछे मत जाओ तुम लोग। साइज़ ऑफ द बुक तो कितनी भी मोटी होगी, लेकिन पढ़ने से मतलब होना चाहिए, है ना। जैसे अगर आप मेंटल एबिलिटी की देखते हो तो कितनी मोटी बुक होती है ना। बट आपको अगर कोई भी कंपटीशन क्रैक करना है तो यू हैव टू सॉल्व इट ना, है ना। तो देखो, आर डी शर्मा में एनसीईआरटी तो है ही है, एनसीईआरटी के साथ साथ टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। जैसे अगर मान लो मुझे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पढ़ना है, जैसे आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हो, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आप पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन है। देखो, एनसीईआरटी में क्या होता है ना कि जैसे अगर मेरे को कोई भी एक टॉपिक है, मान लो कि मैंने टॉपिक ले लिया नंबर्स, ठीक है। अब एनसीईआरटी में देखोगे तो बहुत कॉन्स्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं। जैसे मान लो एक ईजी लेवल का एक क्वेश्चन हो गया, हार्ड लेवल के 2 क्वेश्चन हो गए, एंड दैट इज़ इट। नंबर टॉपिक पे 3 क्वेश्चन है। लेकिन आरडी में आप क्या देखोगे कि 10 क्वेश्चन ईजी के होंगे, है ना। फिर 5 क्वेश्चन हार्ड के होंगे, फिर 5 क्वेश्चन और हार्ड के होंगे, है ना। और आप अगर अगर आप आरडी के एग्जाम्पल्स ही सॉल्व कर लेते हो ना अपनी पूरी 10th में, और चैप्टर्स के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करते हो, तो भी आपका काम हो जाएगा। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व नहीं करनी है, लेकिन जो आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो ना आरडी के,
है ना। आरडी के जो एग्जाम्पल आप सॉल्व करते हो उन्हीं पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होती है। देखो अगर आपने एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से कर लिए अपने एग्जाम के लिए तो आप एक्सरसाइजेज भी कर सकते हो, जिससे आपको कोई डर ही नहीं रहेगा, है ना। तो मैथ्स हमें आर डी शर्मा से पढ़नी है। देखो स्कूल में तो हमें वैसे भी एनसीईआरटी सॉल्व करवा ही लेते हैं, लेकिन अगर हम आर डी करेंगे तो हमारा उसमें एनसीईआरटी भी हो जाएगा और हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो देखो अब इसका हमें एक मैप बना के चलना है कि कैसे क्या करना है हमें। तो देखो जो चैप्टर्स हैं जैसे कि जो लास्ट में चैप्टर्स आते हैं ना, एक होता है हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम एसएवी, है ना। तो ये हमने पूरा 9th में पढ़ रखा है। इसमें सिर्फ एक पोर्शन ऐड होता है जिसमें हम बोलते हैं कि एक फिगर के अंदर एक फिगर डाला हुआ है। मान लो कि अगर एक ये सिलेंडर है तो सिलेंडर के अगर मैं अंदर मैंने कोन भी डाल दिया तो अब मुझे इसका वो CSA TSA वगैरह फलाना टिमकाना पूछता रहता है ना। तो बस इसमें एक नई चीज़ यही ऐड होती है बाकी ऐसे भी पूरा आपका 9th का ही है ना। फिर हम देख लें सर्कल्स टॉपिक। सर्कल के अंदर सिर्फ एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है टेंजेंट वाली, है ना। आपके 9th में तो सर्कल पे बहुत थ्योरम्स थी, लेकिन अभी 10th में सिर्फ टेंजेंट की थ्योरम्स आती हैं। मेनली 2 थ्योरम्स ही होती हैं वो, है ना। वो भी एक दूसरे की कन्वर्स ही होती है, इतना कोई नाटक नहीं होता है उसमें ना। मतलब मेनली 2 होती है, उसमें सब पार्ट्स भी होते हैं। जैसे कि मान लो कि ये सर्कल है, उसमें टेंजेंट है, ये सेंटर से ऐसे, तो ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करना, है ना। ये टेंजेंट की लेंथ को इक्वल प्रूव करना। अब ये क्वेश्चन तो जैसे जैसे नहीं होता क्या कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद CPCTयाँ हैं, है ना, वही उसी की तरह होता है ये भी, है ना। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है। फिर आपने जैसे प्रोबेबिलिटी 9th में पढ़ा, सेम प्रोबेबिलिटी इन 10th भी पढ़ना है ना। वो कार्ड्स का और वो आता है, कुछ भी नहीं होता है। और एक ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी आती है, कुछ नहीं होता है उसमें भी। सिर्फ एक ऐसे अगर रेक्टेंगल दे दिया, मान लो इसका लेंथ है 10, इसका 10 × 15 और एक सर्कल बना दिया जिसका कुछ रेडियस है 7 सेंटीमीटर्स, जो डायामीटर है 8 सेंटीमीटर्स। तो मुझे बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक डाई से सर्कल में गिरेगी। तो आपको करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेजर ऑफ स्पेसिफाइड एरिया, मतलब कि जिसमें गिराना है आपको उसका ऊपर लिख दो एरिया और नीचे टोटल एरिया लिख दो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल गई। तो प्रोबेबिलिटी 9th में पढ़ी थी, वैसे कि वैसे 10th में पढ़नी है सॉरी। तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है ना। फिर आपका जो टॉपिक आता है स्टैटिस्टिक्स, है ना। स्टैटिस्टिक्स पूरा 9th में पढ़ के आए हो तुम लोग, तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ढंग से नहीं पढ़ा है तो वो तुम्हारी गलती है अब, है ना। नहीं पढ़ा तो तुमने इग्नोर करा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। फिर आपका टॉपिक आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 9th में तो कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा ही नहीं था, ये समझ लो, लेकिन 10th में आके अच्छे लेवल का पढ़ते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। फिर एक टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड टॉपिक, है ना। बहुत अच्छे अच्छे आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं जो आपको 11th-12th में काम आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 10th। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। दिस इज़ अ वेरी न्यू टॉपिक, आपके लिए नया टॉपिक होगा ये, लेकिन ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। लेकिन आप आरडी उठा के देख लोगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर, जैसे ना इस पर जो है वो आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे, है ना। एंड वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बहुत देखने को मिलेगी, बिकॉज ये लैंग्वेज बेस्ड चैप्टर है पूरा, है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन पॉलिनोमियल्स आता है। देखो पॉलिनोमियल्स में भी कुछ नहीं आता है, सिर्फ आपका सम ऑफ जीरोज और वो आ जाता है। तो वो इतना भी कुछ इतना वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसका कुछ कर दो, है ना। पॉलिनोमियल 9th में पढ़ के आए हो, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सिर्फ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एक नया टॉपिक आ जाता है जो हमें सीखना होता है ना। और एक रियल नंबर्स है, उसमें सिर्फ लेमा है। लेमा भी वैसे बोर्ड कट कर देता है, देखो इस साल तो कट कर दी थी 22-23 के सिलेबस में से लेमा कट कर दी थी। रियल नंबर्स में बचता ही नहीं है कुछ, वो HCF LCM निकालने और कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, तो इतना कुछ नहीं है। देखो ऐसे भी सर्कल्स ये सब आप 9th में पढ़ के आए हो। सिर्फ नए टॉपिक्स कैसे क्वाड्रेटिक हो गया, अरिथमेटिक हो गया, इसमें सम ऑफ जीरोज और ये पेयर और लीनियर इक्वेशन टॉपिक हो गया, और एक ये कुछ नए टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, है ना। फिर एक टॉपिक आता है इसके अंदर ही ट्राइंगल्स। जैसे आप 9th में पढ़ के आए थे सिमिलैरिटी, है ना। सॉरी 9th में हम पढ़ के आए थे कॉन्ग्रुएंसी, है ना। आप 9th में पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी, अब आपको सिमिलैरिटी पढ़नी है। मतलब सिमिलैरिटी इज़ व्हाट, इट इज़ ईजियर देन कॉन्ग्रुएंसी, है ना। कॉन्ग्रुएंसी में तो आपको मतलब हर एक चीज़ प्रूव करनी होती है, लेकिन सिमिलैरिटी में तो बहुत ईजी हो जाता है वो ना, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन बस वो ये हो जाता है कि 10th के अंदर आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी सब मिक्स कर कर पढ़नी होती है ना। तो एक ट्राइंगल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है 10th के अंदर, है ना। तो ये भी अच्छे टॉपिक है।
अब जब हम टेंथ की स्टार्टिंग में हैं तब हमें कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, ये हमारे मन में बहुत अच्छा डाउट रहता है एक, कि अब मान लो अगर हमने टेंथ स्टार्ट कर दी तो क्या हम रियल नंबर से स्टार्ट करें कि हम कैसे स्टार्ट करें, है ना। देखो मेरा सजेशन आपको बिल्कुल क्लियर कट रहता है, जो मेरा थॉट है दैट आई विल डिलीवर टू यू पीपल, है ना। मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, आपको फर्स्ट चैप्टर में टाइम वेस्ट होगा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये क्लियर है, बिकॉज HCF LCA में तो टीचर अच्छे से सिखा देगा तुम्हें क्लास में, तो कोई इतना दिक्कत नहीं है। ओके, मेरे हिसाब से जब हम मैथ्स को स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए जो हमने पहले से पढ़ रखा है, जिससे हमें एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाए कि हाँ ये मैथ्स तो इजी है भाई, है ना। तो मेरे हिसाब से जब आप मैथ्स को स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले SAV पढ़ना चाहिए टेंथ का, है ना। आपने नाइन्थ में अभी आप पढ़ के आए हो, अपने अपने फाइनल एग्जाम्स दिए हैं, है ना, तो आपने SAV ज़रूर पढ़ा होगा नाइन्थ में। बस अब उसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है तो आप इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो आपका SAV ख़त्म हो जाएगा ना स्टार्टिंग में ही, है ना। ये टॉपिक करना चाहिए। देन उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए दैट इज़ AP। मेरे हिसाब से बच्चों को करने में टाइम लगेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप एक मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो, आपको मैथ्स नहीं पसंद है, या मान लो अगर पसंद भी है तो भी आपको AP करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स करने में टाइम लगेगा, तो आपको इसके बाद AP लेना चाहिए, बिकॉज AP को हमें ज़्यादा टाइम देना होता है। तो जब हम सेशन के मिड में पहुंच जाते हैं, सेशन के लास्ट में पहुंच जाते हैं, तो हम AP को टाइम नहीं दे सकते हैं, बिकॉज हमारे पास उस वक्त बहुत पाइलिंग हो जाती है हर एक चीज़ की, है ना। तो AP पढ़ना चाहिए हमें। देन थर्ड जो टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए हमें ट्राइंगल्स, है ना। ट्राइंगल्स पढ़ना चाहिए। देखो ट्राइंगल्स बहुत इजी चैप्टर है लेकिन बहुत लेंथी चैप्टर है ना। जो क्लियर कट बात है वो आपकी तरफ डिलीवर हो रही है, लेकिन ट्राइंगल्स एक इजी टॉपिक है लेकिन लेंथी टॉपिक है, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं जनरली, है ना। इसलिए मैंने इसको थर्ड नंबर पे रखा है, बिकॉज लेंथी टॉपिक अगर स्टार्टिंग में ले लेते हैं ना बिल्कुल पसंद नहीं आता है मुझे तो, है ना। तो आई एम सेइंग टू यू ऑल्सो, तो ट्राइंगल्स आप थर्ड पे लीजिए, है ना। अब लेकिन ट्राइंगल एक बहुत लेंदी चैप्टर है, इजी चैप्टर है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन लेवल्स आपका मतलब थोड़ा सा अप ही होता रहता है अगर आप RD से सॉल्व करोगे तो, है ना। डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो आपको हर एक चैप्टर RD से सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज उसमें ऐसे ग्राफ जाता है। NCERT में तो क्या होता है, ऐसे जाता जाता थोड़ा सा नीचे आता है फिर एकदम ही ऊपर चला जाता है, जिससे बच्चे को कॉन्फिडेंस भी ऐसे चला जाता है ना। तो RD में क्या होता है, बच्चे को कॉन्फिडेंस ऐसे जाता है ऊपर, थोड़ा सा पॉज होता है कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस अभी मेरे को नीचे रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब और बढ़ने वाला है ना। तो ये बेसिकली एक बात रहती है। तो आपको थोड़ा ट्राइंगल्स पढ़ना चाहिए, है ना। फोर्थ में पढ़ना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो आपने नाइन्थ में पॉलिनॉमियल्स पढ़ा है ना, तो बस उन्हीं का एक एलैबोरेशन मेथड है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब ये 4 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो ना अपने टेंथ के स्टार्टिंग के अंदर, तो आपको पूरे साल कोई रिग्रेट नहीं होने वाला है मैथ्स के अंदर, एंड बहुत अच्छा आपको पूरा साल जाने वाला है, बिकॉज ये एक बहुत लेंदी चैप्टर्स रहते हैं फॉर योर टेंथ की स्टडी के लिए, है ना। बचे चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स, आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है टेंथ के। हाँ ओ, 1 चैप्टर, देखो ये 4 चैप्टर तो बहुत ठीक है। एक सबसे ओवर हाइप्ड चैप्टर है मैथ्स का क्लास 10th का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, हाउ आई फॉरगॉट दिस टॉपिक टुडे, मतलब मैं इतना हाइप्ड टॉपिक है ना ये 10th क्लास का, मतलब आज मेरे को बताते हो, मेरे को एक दिन बोला था कि मेरे को वीडियो में शेयर करना है ये ट्रिग्नोमेट्री, इतना हाइप्ड है क्लास 10th के लिए कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है मुझे क्लास 10th के अंदर। मैथ्स के अंदर सबसे हार्ड टॉपिक मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगता है, तो बिल्कुल गलत है। इवन आई वुड से दैट कि ये सबसे इजी चैप्टर है क्लास 10th का। ओके, रियल नंबर्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इतने इजी चैप्टर है ना कि बस कुछ भी नहीं है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा पढ़ने, वो सब रट के चले जाते हैं। अब यूट्यूब वीडियो पे आता रहता है ना, वो साइन ने ये करा वो करा, उससे आपको ट्रिक्स बता देता है, वो आप लर्न कर लो, है ना। बहुत ईजी रहता है। देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वैसे तो बोर्ड क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट होता है सब कट कर देता है ना। जैसे नाइन्थ केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ाना चाहिए था लेकिन बोर्ड कट कर देता है ना। तो जो इंपॉर्टेंट होता है वो तो बोर्ड कट कर देता है, बचता है वो इजी वो तो आप पढ़ ही लेते हो, है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में जैसे इस साल भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कट कर दिए, जो कि अच्छा टॉपिक था। एक दिन आइडेंटिटीज़ में भी वो जनरली क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी ही रख रखी है उन्होंने, जिससे क्या होता है कि इन्हीं पे क्वेश्चन आता है ना। आइडेंटिटीज भी 3 ही होती हैं, है ना।
तो आइडेंटिटीज़ भी याद इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 3 आइडेंटिटी याद कर लो, सब याद हो जाता है, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है ना। और इसी पे बेस्ड चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें तो सिर्फ टैन थीटा ही आता है जनरली, है ना। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री भी एक बहुत इजी टॉपिक है ना, तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री भी पहले कर लेते हो, देखो अगर आपको डर लगता है मैथ्स से, ट्रिग्नोमेट्री पहले कर लो, मतलब ये 4 टॉपिक तो मैंने जो आपको बताया है प्लस एक ये ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ये आप सॉल्व कर लोगे तो आई थिंक आप मैथ्स के लिए सॉर्टेड हो क्लास 10th के लिए, है ना। देखो मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपकी अभी छुट्टियाँ हैं तो आप सब अभी कर लो, है ना, लेकिन कोशिश करो कि अभी आप सब मतलब जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें कर लो, है ना। जैसे अगर आपका टाइम, मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने सीक्वेंस बताया आप उसमें ही करो, ये मैंने आपको कुछ 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। अब आपको इनमें से जो टॉपिक अपने लेवल के हिसाब से हार्ड लगता है आप उसको करो, मेरे हिसाब से ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है, आपको पॉलिनॉमियल्स नहीं आता है, तो आप मेरे कहने पे ट्रिग्नोमेट्री मत पढ़ो, आपको पॉलिनॉमियल्स नहीं आता तो आप पॉलिनॉमियल्स पढ़ो, है ना। एक ये भी बात रहती है कि अगर अगर आपका मैथ्स में कोई टॉपिक वीक है तो आप अपनी छुट्टियों में वो टाइम यूटिलाइज करो, तो आपका जो वो वीक टॉपिक है उसको कवर अप करने के लिए, है ना। जैसे मैंने अगर कह दिया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, तो ऐसा नहीं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठ जाओ और आपका नंबर्स ही आपको नहीं आते ढंग से, है ना। आपको ट्राइंगल ही नहीं पता कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, 45 डिग्री का एंगल क्या होता है। आपको अगर ये नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठ जाओगे तो मतलब क्या है, आपको ट्राइंगल्स के बेसिक्स ही नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स थोड़े से आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप ऐसे टॉपिक्स पे जाया करें, है ना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो आप, अगर आपको पॉलिनॉमियल्स आपका वीक है तो आप वो टॉपिक करो, है ना। ज़रूरी नहीं है मैंने बताया है तो वो पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं होता है ना। अपना दिमाग भी थोड़ा यूज़ करना होता है हमें, है ना। मैं तो मेरे लेवल के हिसाब से बताऊँगा ना, आपको अपना लेवल भी तो देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर, है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं मैथ्स के स्टार्टिंग में, बस आपने अगर ये चीज़ें कर ली तो आई थिंक आपकी मैथ्स 10th सॉर्टेड है पूरा, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको टॉपिक को पढ़ने कैसे हैं। जैसे अब ये तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, तो अब पढ़ना कैसे है, मतलब अब मैथ्स में हमें जैसे कोई भी टॉपिक मैंने ले लिया, मान लो कोई टॉपिक मैंने ले लिया एपी, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये टॉपिक अगर मुझे पढ़ना है ना, तो कैसे पढ़ूँ मैं, है ना। देखो आपको लिए इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको, मेरी प्रेफरेंस तो ये रहेगी कि आपको रेफ़र करना चाहिए आर डी शर्मा को, है ना। अब आपको पढ़ना कैसे चालू करना है सुन लो। देखो आर डी शर्मा उठाओ, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन आर डी से पढ़ते जाओ, है ना। जो भी कंसेप्ट आता है उसको समझते जाओ, और जो भी क्वेश्चन आता है, देखो जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसी पे भी क्वेश्चन देंगे, ये पागल तो है नहीं कि जो लास्ट चैप्टर के लास्ट में उसको क्वेश्चन फर्स्ट में दे देंगे उसको कंसेप्ट ही नहीं समझाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो कंसेप्ट पढ़ते जाओ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, है ना। तो ये ट्रिक रहती है ना। आपको एक्सरसाइज अभी सॉल्व नहीं करनी है ना। आपको कंसेप्ट पढ़ना है, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ऐसे करना है। एक्सरसाइज मत सॉल्व करने बैठ जाना, वरना तो आप पूरी छुट्टियों में एक्सरसाइज ही सॉल्व करते रहोगे, है ना। तो चैप्टर पढ़ो, उसकी थ्योरी पढ़ते जाओ, साथ में जो जो भी एग्जाम्पल आते हैं करते जाओ, ऐसे आपको चैप्टर करना है। अब ये थ्योरी पढ़ ली, एग्जाम्पल पढ़ लिए, अभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी है ना। अब आपको क्या करना है, आपको करना है, आपको खोलना है अपना गूगल, सॉरी या तो यूट्यूब खोलो या गूगल खोलो, जो भी, यूट्यूब खोलना मेरे हिसाब से तो यूट्यूब खोलोगे अपना और उस पर टाइप करोगे एपी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या लिखोगे आप, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। अब इसके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपको कोई भी वीडियोज़ मिल जाएंगे जो भी आपके प्रेफरेंस के हैं, जैसे कि ये डाउट नट हो गया, ये सारे लोग ना अपना चैनल पे डालते हैं इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। तो आप वो लोगे, वीडियो खोलोगे और उसमें से कुछ क्वेश्चंस एकदम ऑनेस्टली अपनी नोटबुक में सॉल्व करोगे। गलत है, गलत सही, है ना, पहली बार पढ़ रहे हैं तो गलत तो हो सकता है ना, तो वापस सही कर लेंगे, है ना, बट ऐसे करना है। तो पहले क्या करोगे, आर डी शर्मा लाइन बाय लाइन उसका टॉपिक पढ़ोगे, एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, फिर यूट्यूब खोलोगे एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, है ना। MCQ सॉल्व नहीं करने, आपको थ्योरी सॉल्व करनी है ना। डोंट जंप टू MCQs, है ना। आपने यूट्यूब पे थ्योरी सॉल्व कर ली, है ना, उसके बाद आपका ये चैप्टर
कम से कम अगर आपके क्वेश्चंस भी हो गए हैं यूट्यूब पे तो आपका ये चैप्टर 75% कंप्लीट हो चुका है ना। मान लो अगर आपने आर डी से सब एग्जाम्पल थरली सॉल्व कर लिए हैं, यूट्यूब से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो 75% आपका टॉपिक हो चुका है। अब हमें क्या करना है? अब जब हमने एक बार इस पूरे टॉपिक को पढ़ लिया है, सेकेंड टाइम अब मुझे थ्योरी नहीं पढ़नी है, बिकॉज अब मुझे फॉर्मूलाज पता है इस टॉपिक के, मुझे अब इसकी थ्योरी वगैरह सब याद है। तो अब हमें सेकेंड टाइम क्या करना है, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, कंपाइली एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, है ना। अभी भी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं, है ना। जैसे कि हमें आंसर याद नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ बच्चे तो याद कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबको याद हो जाए। थर्ड टाइप जब हम पढ़ेंगे चैप्टर को, तब हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है ना, थरली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। और फोर्थ टाइम जब हम पढ़ते हैं, जो कि हमारा एग्ज़ाम का टाइम होता है ना, फोर्थ टाइम जब ये ये वाला टॉपिक एपी अगर एग्ज़ाम में आता है आपके, तो फोर्थ टाइम हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। उस टाइम हम ना तो कोई थ्योरी पढ़ेंगे ना कोई सॉरी फोर्थ टाइम जब आपका एग्ज़ाम होगा, तब इस टाइम हम एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे, हम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे और नहीं थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपका रहेगा कुछ एक चैप्टर को पढ़ने का टॉपिक अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस। अगर आपने ये चीज़ें का सब कर ली है, मतलब ये अगर वन टू थ्री फोर और ये 5, ये टोटल 5 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए हैं, तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा एंड आपको मैथ्स से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ये मेरी 101% गारंटी है। क्लियर? यहाँ पे आपका 75% चैप्टर कंप्लीट हुआ है, और जब आप एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर आपका 100% जो आपका अश्योरेंस आ जाएगा इस चैप्टर के रिलेटेड, है ना। तो दिस वॉज ऑल माई व्यूज़ अबाउट कि कैसे आपको मैथ्स 10th की स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, एंड दैट इज़ ऑल। तो पूरे डेडिकेशन के साथ स्टार्ट योर 10th एंड नो नीड टू गेट अफ्रेड ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। और मैथ्स के लिए सिर्फ आर डी शर्मा को रेफ़र करो एंड दैट इज़ इट। क्लियर? आर डी शर्मा लो, आपके पास सोर्सेज हैं, आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड दैट्स इट, है ना। और कुछ भी नहीं करना होता है, इट्स वेरी इजी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, रॉक ऑन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपने टारगेट टू 3 days मीन्स 1 सब्सक्राइबर का नहीं कंप्लीट करा, आई एम वेरी वेरी एंग्री विद यू पीपल, लेकिन आप कर लोगे, मुझे पता है, दैट्स ऑल।